Hi, good morning to all of you. I hope you all are fine. Welcome to my YouTube channel, The Inspire Institute. We have discussed the last topic of the determinants yesterday. हम लोग डिटर्मिनेंट का लास्ट टॉपिक कल डिस्कस किए हैं, जिसमें मैंने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में बताया। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में ये बताएं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में मैंने ये बताया कि एक होता है कॉन्सिस्टेंट और एक होता है इनकॉन्सिस्टेंट। नहीं जी, फिर मैंने कॉन्सिस्टेंट का बताया था। कॉन्सिस्टेंट में दो होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है और एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। और इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब हुआ है कि नो सॉल्यूशन, कोई वैल्यू नहीं आएगा। क्लास 10th में हमने यूनिक सॉल्यूशन पढ़ा है इस प्रकार। इनफाइनाइट माने एक पर ही, नो सॉल्यूशन के मतलब पैरेलल। ठीक है, वही थ्योरी ध्यान में रखना है। यूनिक माने एक जगह काटे, इनफाइनाइट मतलब बढ़ते रहे। अच्छा, मैंने अब हम लोगों को उस प्रकार से तो नहीं कहना है ना, यूनिक सॉल्यूशन और मैट्रिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशन इनकॉन्सिस्टेंट नहीं। मैं ये कल एक चीज और बताया था कि यदि कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर मैं उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो उसको कौन सा कहा जाएगा बाबू? यूनिक कहा जाएगा। एक बात, ठीक है। और यदि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 आ जाता है और एडजॉइंट ए गुना बी भी 0 आ जाता है, तब उसको कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इस दोनों केस के लिए इसको क्या बोलेंगे जी? कॉन्सिस्टेंट। क्योंकि यूनिक में भी कॉन्सिस्टेंट आता है और इनफाइनाइट में भी कॉन्सिस्टेंट आता है। फिर हम लोग कल एक और बात किए थे, मैं बोर्ड लेवल का बोल रहा हूँ, बोर्ड लेवल से थोड़ा हटकर भी ट्रिवियल सॉल्यूशन का बात किए थे। अगर यही चीज बाबू डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 आ जाए, एडजॉइंट ए गुना बी भी 0 के बराबर ना आए, तो इसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है। फिर मैंने कल चर्चा किया था ट्रिवियल सॉल्यूशन, कि जितना भी वेरिएबल है उस वेरिएबल का अगर वैल्यू 0 आ जाए तो उसे ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। अगर सारे वेरिएबल का वैल्यू 0 न आए तो नॉन ट्रिवियल कहते हैं। फिर मैंने तरह तरह का केस बताया था कि ट्रिवियल के लिए, जैसे x बराबर b तो x बराबर b बटा a। ठीक है, जब a 0 के बराबर है, a 0 के बराबर नहीं है, दो केस लिए थे। a 0 के बराबर में भी दो केस लिए थे, न्यूमरेटर को एक बार 0 के बराबर, एक बार 0 के बराबर नहीं किए थे। फिर हमने होमोजीनियस इक्वेशन बताया था, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बताए थे। उन सब में मैंने लिखवाया था क्रैमर रूल के बारे में बताए थे। लेकिन हम बोर्ड का बात करते हैं और 12th बोर्ड की तरफ से चर्चा करते हैं, और चर्चा करने के बाद क्वेश्चन पर, कुछ टॉपिक पर बात करते हैं। तो सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस में मेरे ये 3 प्रकार के, ये 3 टाइप का मुझे मेथड को याद रखना है। ठीक है, अब मैं एक एक क्वेश्चन करके बताऊंगा, जिससे आप लोग क्लियर होंगे इस थ्योरी से। पूरे थ्योरी को लेकर आप लोग क्लियर होंगे। क्लियर बात है? तो हम लोग एक एक करके टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं एनसीईआरटी 4.6, सबके पास हो गया बुक एनसीईआरटी का, बुक निकाल लेंगे। और 4.6 मैं बार बार बोल रहा हूँ, कल थर्सडे है, फ्राइडे से मैं नया टॉपिक चालू करूंगा, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, एक सप्ताह इसको चलाने के बाद, मतलब अगला मंडे से फिर मंडे टू फ्राइडे रिलेशन फंक्शन रहेगा, सैटरडे और संडे को आईटीएफ रहेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये दोनों चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है
इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लाइफ में कि आप कह नहीं सकते। और ये दोनों चैप्टर को बनाने के लिए, इस दोनों चैप्टर को समझने के लिए मेरे साथ साथ आप लोगों को चलना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि आप मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की तरफ हम रिलेशन फंक्शन और ये खत्म कर दिए तब आप चालू कीजिएगा तो ये बहुत गड़बड़ा जाएगा। मतलब समझिए कि आप जीरो पर आ जाइए, क्योंकि दोनों एक टाइप से डेंजर भी है और दोनों एक टाइप से इजी भी है, ठीक है। रिलेशन फंक्शन बहुत भूला भुलैया है, तो मैं 4.6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस एज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन को लिखता हूं, दो ऑर्डर वाला लिखता हूं। x प्लस 2y बराबर कितना 2, 2x प्लस 3y बराबर कितना 3, ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब ये एक बात आप लोग समझिए कि हम जो भी ये करेंगे, ये करने के बाद मैंने आप लोगों को बोला था कि 3 गो चीज लिखने के लिए। एक मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स ए किसको बोलते थे, तो वेरिएबल का कोएफिशिएंट को, x का कोएफिशिएंट या 1, y का 2, x का 2, y का 3, क्लियर बात। फिर मैं बोला एक x लिखने के लिए बोला था कल के थ्योरी में ही। x माने पूरे वेरिएबल, जो वेरिएबल है, मेरे पास 2 वेरिएबल है, x रहने देते हैं। b का मतलब क्या जी, जो मेरा कांस्टेंट टर्म है 2, 3, यही बोले थे ना। बात समझिए, बात यहां तक हम लोग कल चले थे, ठीक है। लेकिन मुझे जो है कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट बताना है, एक्स वाई का वैल्यू नहीं निकालना। सबसे पहले मैंने डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू, क्योंकि 3 चीज जो लिखवाया 1 2 2 3, तो ये हुआ 3 माइनस 4, कितना है जी माइनस है, और माइनस 1 0 के बराबर नहीं है। जब डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन आता किस में है जी, यूनिक सॉल्यूशन आता किस में है, इनकंसिस्टेंट, सॉरी कंसिस्टेंट में, हेंस इट इज कंसिस्टेंट। इट का मतलब बात समझ में आ गया, बड़े आगे। और देखिए एक और चलते हैं 2x2 का, इसके बाद चलेंगे एक 3x3 का लेंगे, मतलब ऐसे ही करना है। आइए तीसरा क्वेश्चन नंबर लेते हैं। इसमें भी वही है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 6 तक में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। तो सबसे पहले हमने मैट्रिक्स ए लिखा। मैट्रिक्स ए क्या है जी, 1 3 2 6, और x वेरिएबल एक्स वाई, और b क्या हो गया, तो कांस्टेंट जो टर्म है 5 और 8। मैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकाला, 1 3 2 6, तो 6 माइनस 6 कितना आ गया 0। देखिए जी, जब 0 आ गया तब मुझे एडजॉइंट ए निकालना भी पड़ेगा, एडजॉइंट ए गुना बी। तो सबसे पहले मैं एडजॉइंट ए निकालता हूँ। अच्छा एक काम कीजिएगा, मैं डायरेक्ट निकालूं एडजॉइंट ए, कोई दिक्कत है। एडजॉइंट अब आप लोग का कमांड हो गया होगा। एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है -1 के पावर 1 प्लस 1, -1 के पावर 1 प्लस 1। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। और ये जिस एलिमेंट का ये को फैक्टर निकाल रहे हैं उसको ढकिए 1, और इसको ढक लिए, क्या बचा जी 6, रहने दीजिए। फिर ये जगह है -1, 1 प्लस 2 का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब इसको और इसको ढकिए तो क्या आएगा 2, फिर -1 2 प्लस 1, इसको और इसको ढक लिए तो आया 3, फिर -1 2 प्लस 2, इसको ढक लिए तो क्या आया 1,
और मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तब ना एडजॉइंट आएगा। एडजॉइंट ऐसे ही थोड़ी आएगा। अब इसके बाद मैंने क्या किया, -1 1 + 1 माने 2, -1 के 2 बार गुना करोगे +1 यानी 6, ये माइनस देगा रिजल्ट, ये हो जाएगा -2, ये भी माइनस रिजल्ट देगा तो -3, ये प्लस रिजल्ट देगा तो 1। अब मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो इसका ट्रांसपोज का मतलब 6 -2 -3 1, ये हुआ एडजॉइंट ए। अब मैं जब एडजॉइंट ए निकाल लिया तब मुझे अब निकालना है, याद होगा तो, एडजॉइंट ए गुना बी। एडजॉइंट ए क्या है, 6 -3 -2 1, और बी कितना दिया है जी, बी है 5 8 5 8। अब देखिए मैं मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे कीजिएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम निकालिए, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम निकाल रहे हैं तो क्या हुआ, 6 5 30 24 -2 5 10 +8, यानी आया कितना 6 -2, जो कि नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, माने इसके सारे एलिमेंट 0 नहीं है। याद रहे, एडजॉइंट ए गुना बी बराबर 0 नहीं होना चाहिए, 0 में नहीं होना चाहिए इसका एलिमेंट, मैट्रिक्स है तो हर एक एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे, तो नहीं हुआ। तो जब ये नहीं हुआ तो आप केस बताइए, यदि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 आ जाए, एडजॉइंट ए गुना बी अगर 0 के बराबर न आए, नल मैट्रिक्स न हो, तो क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट। क्लियर बात, बढ़े आगे। तो इस चीज को देखिए और देखने के बाद आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। तो चलिए अगला स्टेप अगला क्वेश्चन चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 3x - y - 2z बराबर 2, 2y - z बराबर -1, 3x - 5y बराबर कितना, ठीक है 3। इसको भी बताना है कंसिस्टेंट कि इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो सबसे पहले मैट्रिक्स से लिखिए, तो x का 3 -1 -2, यहाँ x सही नहीं 0, y का 2, z का -1, x का 3, y का -5, z का 0। फिर x क्या हो जाएगा जी, 3 वेरिएबल है x y z। फिर b क्या हो जाएगा, 2 -1 3, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट निकालिए, डिटर्मिनेंट a। जब आपने डिटर्मिनेंट a निकाला, ठीक है, तो जब डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू एक्सपेंड अलोंग R1, R1 के तरफ प्लस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3, और फिर 3, अच्छा प्लस माइनस प्लस -1 के पावर 1 + 1 माने को फैक्टर को दर्शाता, बच गया क्या गया। यदि आप 3 डायरेक्ट करते हैं, ये सब हटाइए, 3 लिख रहे हैं तो ये और इसको ढक लीजिए, बच गया 2 गुना 0 0 माइनस -5 गुना -1 +5। फिर यहाँ इस चिन्ह का माइनस लिखना है -1, बच जाएगा +1, इसको और इसको ढकिए, 0 -1 3 0 बचेगा, तो 0 माइनस 3 गुना 1 -3, ये माइनस क्या बन जाएगा +3। फिर मैं लिख रहा हूं -2 जब लिखा मैं, तो -2 लिखने के बाद ये और ये ढक लिया, तो 0 -6, ठीक है। अब चलिए -5 में 3 गया, -15 +3 +12, कटने के बाद तो 0 हो गया जी। अब 0 आ गया तो मुझे अब एक और स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, एडजॉइंट ए गुना बी। अब एडजॉइंट कैसे निकलेगा ये ध्यान रखें। तो एडजॉइंट का मतलब होता है कि को फैक्टर का ट्रांसपोज,
तो सबसे पहले को फैक्टर निकालना पड़ेगा, और इतना तो आप लोगों को मालूम होगा कि को फैक्टर ही निकालने में सबसे बड़ा हार्ड है और कुछ दिक्कत नहीं है। तो मैं को फैक्टर कर रहा हूं, सबसे पहले इसका निकाल रहा हूं 3 का को फैक्टर। तो 3 का जो को फैक्टर हुआ मैं उसको लिखता हूं को फैक्टर ऑफ A11 यानी कैपिटल A11 क्या हो जाएगा, -1 के पावर 1 + 1 गुना M11। तो -1 को दुबे तो +1 हो जाएगा, -1 के 2 बार किना कीजिएगा तो +2। अब M11 माने ये वाला को ढकी, ये और ये क्या बच गया जी, तो 2 - 1 -5 0, ये बचा 2 - 1 -5 0। सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0 - 5 यानी आया कितना -5। ठीक है। उसी तरह से A12 माने -1 के पावर 1 + 2 गुना M12, ये हो जाएगा -1। M12 माने पहला रो दूसरा कॉलम, तो ये हो गया पहला रो और ये हो गया दूसरा कॉलम, माने इसको और इसको ढकिए तो 0 - 1 0 -1 3 0। तो ये हो गया यहाँ -1 0 माइनस 3 में -1 से गुना कीजिएगा तो -3 माइनस +3, तो यहाँ आ गया -3। A13 तो -1 के पावर 1 + 3 M13, ये माइनस को 4 बार गुना कीजिएगा तो +1। M13 में कौन आया, पहला रो तीसरा कॉलम है ये वाला, तो इसको और इसको ढक लीजिए तो क्या आएगा 0 2 3 -5 गुना होने के बाद ये आ जाएगा -6। सभी को फैक्टर को पहले निकालिए, जितना भी को फैक्टर है उस को फैक्टर को पहले हम निकालेंगे, और को फैक्टर को निकालने के बाद यहां लिखते हैं 13 हो गया। अब आते हैं 821, तो -1 के पावर 2 + 1 इंटू M21, तो ये तो हो जाएगा -M21 माने ये और ये बच्चा -1 -2 -5 0। बोलिए जी, ये तो माइनस हुआ, ये तो 0 हो जाएगा, 0 - 10 तो ये हो जाएगा +10। गुना करिए 822 -1 के पावर 2 + 2 इंटू M22। अब डायरेक्ट लिखेंगे जी, -1 को 4 बार 22 माने ये और ये और ये यानी बचा 3 - 2 और 3 0, ये तो फिर वही हुआ 0 + 6 823 के मतलब क्या हुआ, -1 के पावर 2 + 3, ठीक है, -1 के पावर 2 + 3 और M23 माने ये और ये छोड़ दीजिए, बचा 3 - 1 और 3 - 5, तो यहाँ ये हो जाएगा -1 -15 -3 माने +3, तो -15 में से 3 गया, -12 -1 कितना हुआ 12। तो ये चीज समझ में आना चाहिए, धीरे धीरे आएगा, बात समझिए, ठीक है। कोई जो भी है एडजॉइंट निकाल लेना, एडजॉइंट निकल गया बस। को फैक्टर थोड़ा लेंदी है, उसके लिए कंट्रोल कीजिए आप लोग। M31 तो M31 माने क्या, ये और ये ढकिए, बचा -1 -2 2 - 1 -1 को 4 बार +1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा +4, तो कितना आ गया 5। M32 मैं अब स्टेप बढ़ा रहा हूं, 3 2 ये और ये, तो आ गया 3 -2 0 -1, तो यहां से आएगा माइनस, यहां से आएगा -3,
प्लस 3, ये 3 3, ये 3 3, तो ये 3 3 इसका मतलब कितना, -1 के पावर 3 प्लस 3, ठीक है, और -1 के पावर 3 प्लस 3, ये और ये ढक दीजिए, 3 -1 0 2, ये तो +1 होगा, और 3 दूनी 6, यानी ये 6 रिजल्ट आया। अब मैं क्या कर रहा हूं, जब ये आया 6, तो सबसे पहले मैं कोफैक्टर लिख रहा हूं, तो एडज्वाइंट ए बराबर कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो A11 का कोफैक्टर कितना है जी, -5, A12 का -3, A13 का -6, A21 का कितना है बोलिए फटाफट, 10, A22 6, A23 12, 10 6 12, सही है, आगे बढ़े। इसके बाद ये है 5 3 6, इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज मैंने उलटिए, -5 -3 -6, 10 6 12, 5 3 6, ये हुआ, मतलब ये आया एडज्वाइंट ए। अब मैं एडज्वाइंट ए और बी को गुना करूंगा, और गुना करने के बाद जो आएगा वो देखेंगे कि वो नल मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब वो नल मैट्रिक्स आ जाएगा तब क्या होगा जी, इनफिनाइट सॉल्यूशन। और यदि नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं आएगा तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। तो मैं एडज्वाइंट ए गुना बी ले रहा हूं, एडज्वाइंट ए गुना बी, ठीक है। एडज्वाइंट ए में क्या क्या आया था, तो एडज्वाइंट आया था -5 10 5, और -3 6 3, फिर -6 12 6, और बी कितना आया था जी, बी 2 -1 3, गुना कीजिए, गुना किए तो -5 दूनी 10, -10, अच्छा सॉरी -10, -10, फिर 35 आई 15, फिर -6, फिर -6, फिर 9, -12 प्लस 18। जब मैंने गुना किया और गुना करने के बाद यहाँ आया -5, यहाँ आया -3, और यहाँ आया -6, यानी -5 -3 -6, और ये नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। तो जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो और एडज्वाइंट ए गुना बी भी नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं हो तो वह होता है इनकंसिस्टेंट। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। तो आप लोग जो भी है इसमें बना लीजिएगा, 6 नंबर भी। मैं अब चलता हूँ 7 नंबर क्वेश्चन से, और 7 to 14 एक टाइप का क्वेश्चन है, और ये क्या कर रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइजेस फ्रॉम 7 to 14। माने सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने का मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालिए। याद करिए, जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी हमसे एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने को कहेगा, क्योंकि नो सॉल्यूशन में तो निकलेगा ही नहीं, इनफिनाइट सॉल्यूशन में बहुत सारा निकल जाएगा। बात समझिए। तो अधिक यूनिक सॉल्यूशन, ये फाइनली एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। चलिए देखते हैं, जरूरत भी तो पड़ेगा यूनिक सॉल्यूशन का मुझे, कभी भी होगा तो यूनिक सॉल्यूशन का निकालेंगे। और यूनिक सॉल्यूशन का ही जो भी जितना भी थर्ड ऑर्डर का हो, चाहे कुछ भी हो, यूनिक मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि यूनिक मैट्रिक्स ही एक रिजल्ट देगा। यूनिक मैट्रिक्स ही एक आंसर देगा एक्स वाई जेड का, और यूनिक आंसर देगा, और नहीं तो सब तो आप जानते ही है कैसा होगा। ठीक है, तो चले आगे बढ़े। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी एगो 2 ऑर्डर वाला बताएंगे और एगो 3 ऑर्डर वाला बताएंगे, और सब तो आप लोग अपने से बना लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा बने, और बनेगा ही, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है कोई, ये तो खिलौना है। 15 नंबर फिर फाइंड द ए इनवर्स निकालना यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो इनवर्स से निकाल के होता ही है। चलिए आगे आइए देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइजेस फ्रॉम 7 to 14। 7 नंबर से लेकर 14 नंबर तक जो भी दिए हुए क्वेश्चन है उस लीनियर इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मैट्रिक्स के मेथड के द्वारा सॉल्व कीजिए। मैंने सॉल्व करने का मतलब एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, ऐसे नहीं करना है आपको। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्लास 10 थोड़ा पढ़े हुए ऐसे बना दीजिएगा, नहीं, मैट्रिक्स मेथड से। मेथड का नाम बता दिया है। तो सबसे पहले हम ए निकालते हैं और ए के लिए मैं 5 7 2 3, फिर एक्स के लिए जाएगा वेरिएबल है एक्स वाई, फिर बी के लिए 4 और 5। सबसे पहले मैं ये चेक कीजिए कि डिटर्मिनेंट ए हो क्या रहा है। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 5 2 7 3, 35 15 माइनस 14 बराबर 1। 0 के बराबर नहीं है यानी यूनिक है। मैंने बोला कि यूनिक होगा तभी एक्स और वाई का वैल्यू निकालने को देगा। इनफिनाइट सॉल्यूशन में बहुत सारे हो जाते हैं। अब देखिए मैं क्या करूंगा कि अब मुझे एक लिखने का मैंने सिस्टम बताया था, कल ही बताया था कि एक्स बराबर बी, एक्स बराबर बी यानी एक्स बराबर ए इनवर्स बी। बी तो दिया हुआ है, मुझे ए इनवर्स निकालना है, यानी फिर आ गया इनवर्स निकालना। और इनवर्स निकालने के लिए तो हम लोग 4.5 में सीख ही लिए हैं। 4.5 में इनवर्स निकालने के लिए 2 ऑर्डर का 3 ऑर्डर का सब सीख लिए हैं। तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है जी? तो ए इनवर्स बराबर होता है 1 बटा डिटर्मिनेंट ए गुना एडज्वाइंट ए। ये एडज्वाइंट जो है वो जान नहीं छोड़ेगा। आइए मैं एडज्वाइंट ए निकालता हूँ। एडज्वाइंट ए निकालने के लिए मेरे पास कई गो एलिमेंट है? 4 गो, 1 2 3 4। इस एलिमेंट का नाम है A11, इस एलिमेंट का नाम है A12, इस एलिमेंट का नाम है A13, इस एलिमेंट का नाम है A22, सॉरी 23 बोल रहे थे, 21 22। बात ध्यान दीजिए, एग्जाम में ऐसे आप लोग 11 12 मत दिखाने लगिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले को फैक्टर निकाल रहा हूँ। किसका को फैक्टर निकाल रहा हूँ? को फैक्टर ऑफ A11, और इसको मैं कैपिटल A11 नाम दिया को फैक्टर को। तो -1 के पावर 1 प्लस 1। चलिए पहला रो पहला कॉलम, ये इसको और इसको ढक लीजिए। क्या क्या चिन्ह है? 3। अब बोलिए -1 को 2 बार प्लस 3 या 3 हो गया। उसी तरह A12 -1 के पावर 1 प्लस 2 ढके 12, मैंने पहला रो दूसरा कॉलम ये और ये, तो बच गया 7 यानी रिजल्ट देगा -7। 821 -1 के पावर 2 प्लस 1 दूसरा रो पहला कॉलम 2 यानी -2। 822 -1 के पावर 2 प्लस 2 दूसरा रो दूसरा कॉलम यही है इंटू 5 रिजल्ट देगा 5। अब मैं दिखाता हूं आप लोग को। मुझे निकालना है एडज्वाइंट ए। एडज्वाइंट ए जो होता है को फैक्टर कोरस्पॉन्डिंग को फैक्टर का ट्रांसपोज, यानी ये हो गया 3 -7 -2 5। तब मुझे ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स माने 1 बटा डिटर्मिनेंट ए गुना एडज्वाइंट ए। क्लियर बात दिख रहा है? आगे बढ़ू और? हाँ दिख रहा है, ठीक है। चलिए आइए, तो मैं 1 बटा डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना है जी? 1 बटा 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है। 3 -2 -7 5 यानी ए इनवर्स जो आया वो आपका है 3 -2 -7 5। क्लियर है? अब मुझे एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, तो इस रिलेशन में मैं रखूंगा। देखिए इनवर्स निकालने के बाद बिना कुछ सोचे समझे मैं ये वाला इनवर्स कौन सा एक्स बराबर ए इनवर्स बी में रखूंगा। तो एक्स के जगह क्या आया था? मैट्रिक्स एक्स एक्स वाई। ये इनवर्स कितना है? 3 -2 -7 5 और बी कितना है जी?
बी कितना निकाले थे? बी निकाले थे 4 5, 4 5। अब देखिए ये हो गया एक्स वाई। जब आप गुना कीजिएगा 3 चौका 12 माइनस 10 माइनस 28 प्लस 25, तो यहां आ गया एक्स वाई। 12 में से 10 गया 2, माइनस 28 में से 25 गया 3। ये दोनों मैट्रिक्स है, और दो मैट्रिक्स आपस में इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़े हैं शुरुआत में मैट्रिक्स का। दो मैट्रिक्स आपस में तभी बराबर होते हैं जब उनका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होता है। हैंस x बराबर 2, y बराबर -3। कोई दिक्कत? देखिए मिला ये आंसर, x बराबर 2, y बराबर -3। तो यही काम करना है, वो 2 ऑर्डर का हो चाहे 3 ऑर्डर का हो। तीनों ऑर्डर का है तो सबसे पहले मैं इनवर्स निकालूंगा, इनवर्स निकाल के ऐसे ही गुना करूंगा, फिर एलिमेंट को कर दूंगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग बना लेंगे, ठीक है। 3 ऑर्डर वाला भी को 15 नंबर बता देता हूं, ठीक है। 15 नंबर बता देता हूं। पंद्रह नंबर बता देता हूं, आइए। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि a बराबर 2 माइनस 3 5, 3 2 माइनस 4, 1 1 माइनस 2, फाइंड ए इनवर्स। चलिए ए इनवर्स, क्योंकि सॉल्व द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ए इनवर्स निकालने के बाद यूजिंग ए इनवर्स इन लीनियर सिस्टम को सॉल्व करना है। 3 वेरिएबल का दिया हुआ है एक्स वाई जेड का। जब 3 गो वेरिएबल दिया है तो 3 गो इक्वेशन भी देगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ऐसे भी अगर ये न भी दिया रहता तो मैं उसका एक्स वाई जेड अगर मुझे निकालना होता तो इनवर्स निकालना ही है। सबसे पहले मैं इनवर्स से निकाल लेता हूँ। जब मैंने इनवर्स निकालने का चालू किया तो सबको मालूम है कि ये इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ए गुना एडजॉइंट। एडजॉइंटे निकालने में तो थोड़ा सा लॉन्ग है, इसी के कारण तो मैंने इतना क्वेश्चन को जंप मारते हुए वो ये बता रहा हूँ, क्योंकि हार्ड नहीं है, केवल समय है लेना। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या होगा? 2 माइनस 3 5, 3 2 माइनस 4, 1 1 माइनस 2। अब देखिए जब मैं इसको बनाने चला तो बनाते बनाते सबसे पहले मैं इसका प्लस माइनस प्लस साइन जानता हूँ। 2 माइनस 4 प्लस 4, ये हो क्या गया जी माइनस, और ये माइनस प्लस 3। जब मैं ये और ये ढका तो माइनस 6 प्लस 4, फिर प्लस 5, ये और ये ढका तो 3 माइनस 2। रिजल्ट पाया ये तो 0 हो गया। माइनस 6 में से 4 गया -2, माइनस 6 होगा। 3 में से 2 गया 1, प्लस 5 होगा, यानी -1 आया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। ये भी ध्यान रहना चाहिए कि नॉन सिंगुलर का ही इनवर्स निकलता है, और नॉन सिंगुलर का मतलब ये निकालना है। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या निकालना है, ये बात बताइए। नॉन सिंगुलर का कहने का मतलब क्या? तो नॉन सिंगुलर डिटरमिनेंट कहने का मतलब ये कि जिसका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहने का मतलब ये जिस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 ना आए। बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को? आया समझ में कि नहीं आ रहा है समझ में? तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिए, क्या कहना है क्या नहीं कहना, क्योंकि इस चीज को ध्यान में रखिएगा तभी जाकर होगा कि किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो डिटर्मिनेंट का जब मैंने वैल्यू निकालने चालू किया तो ध्यान दीजिए। चलिए आइए यहाँ पर एक एक करके आते हैं। सबसे पहले अब मुझे ज्वाइंट की जरूरत है, तो बस वही A11, A12, A13 काम तो वही करना पड़ेगा। चलिए कोफैक्टर ऑफ A11, कैपिटल A11 करते हैं, -1 के पावर 1 + 1। अच्छा हाई सब जो चीजवा लिखते हैं वो चिन्ह के कारण लिखते हैं जी, चिन्ह तो मालूम है, तो थोड़ा टाइम बचाए चिन्ह को ही करके। हाँ चलिए अब की वजह से टाइम बचाएंगे। देखिए क्यों? क्योंकि सबको मालूम है क्या, इसका चिन्ह प्लस माइनस प्लस, फिर इसका भी प्लस, फिर इसका माइनस, फिर सॉरी
माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। सबको मालूम है कि नहीं? तो ये जब चिन्ह मालूम है तो ये चिन्ह के लिए ये लिखते हैं। अब M11 माने क्या? ये ढक दीजिए, 2 माइनस 4 1 माइनस 2, ये तो प्लस हो गया, -4 प्लस 4 कितना दिया रिजल्ट? 0। A12 का -1 दीजिए, डायरेक्ट देखिए माइनस साइन है, दीजिए साइन याद रखिए, इसको मैं मिटा रहा हूं थोड़ा मैं, ठीक है। 1 2 मैंने ये और ये ढकिए, नहीं मान है तो लिख दिए 1 + 2, आखिर उतना कम हुआ तो हम लोग कर ही रहे हैं। 1 + 2 तो ये और ये ढक गया, तो आया 3 - 4 1 - 2, ये तो निगेटिव रिजल्ट दिया। और ये हो गया -6 + 4, -6 में से 4 गया -2 -1 + 2। उसी तरह से आते हैं A13 -1 के पावर 1 + 3, पहला रो तीसरा कॉलम, 3 2 1 1, -1 के 4 बार +1, 3 1 3 -2, कितना आ गया? 1। बात समझिए। अब यहाँ पर 1 3, तब आते हैं 821 -1 के पावर 2 + 1, 21 माने क्या? ये और ये ढकिए, आया -3 5 और 1 -2, तो 821 हो गया, ये चीज माइनस रिजल्ट देगा। और ये हो गया कितना आपका 6 - 5 यानी -1 ही, 822 -1 के पावर 2 + 2, बोलिए दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 2 5 1 -2, 2 5 1 -2, ये तो पॉजिटिव दिया। और ये -4 -5 कितना आया? -9, 823 -1 के पावर 2 + 3, ठीक है। अब देखिए दूसरा ढक दिए, तो 2 - 3 2 - 3 1 1, ये तो निगेटिव आएगा। और ये होगा 2 + 3, यानी टोटल रूप से क्या होगा? -5। अब इसी तरह से 3 1 3 2 3 3 निकालेंगे, तब ना सबको ट्रांसपोज करेंगे। आइए देखते हैं इसका। अब 3 1 का निकालते हैं। A31 -1 के पावर 3 + 1, ढकिए, -3 5 2 - 4, -1 के 4 बार कीजिएगा +1, ठीक है। -3 - 4 12 - 10, रिजल्ट 2। A32 -1 के पावर 3 + 2, तीसरा रो दूसरा कॉलम, 2 5 3 - 4, रिजल्ट देगा -8 -15 15 23 -23 + 23। A33 -1 के पावर 3 + 3, ठीक है। तीसरा रो तीसरा कॉलम, 2 - 3 3 2, ये तो पॉजिटिव है, 2 दूनी 4 +9, कितना आ गया जी? 13, यानी 31 भी। A31 कितना आया? ठीक है, A31 कितना आया? 2, A32 कितना आया? 23 और A33 आया 13। अब मैं क्या कर रहा हूँ? एडजॉइंट A निकाल रहा हूँ। एडजॉइंट A का मतलब उस मैट्रिक जो कोफैक्टर, उसको कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट A के A11 कितना आया? सब बताइए पहले। A11 कितना आया जी? A11 आया 0 2 1, A11 0, A21 0 2 1। अब देखिए A22 कितना आया है? A22 बताइए, 21 पहले -1, फिर 22 -9, देखते रहिएगा जो आया है, फिर -5, क्लियर बात, फिर 2 3 1 23 30। अब इसका ट्रांसपोज एडजॉइंट A बराबर 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13,
अब मुझे ए इनवर्स निकालना है। 1 बटा डिटर्मिनेंट ए गुना एडजॉइंट ए। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना आया जी? -1 आया है। तो मैं डायरेक्ट -1 को मल्टीप्लाई करूं क्या? डायरेक्ट -1, 1 बटा -1, और जो भी एडजॉइंट है ये वाला सब लिख दीजिएगा यहाँ पर। अब -1 में 0 गुना करेंगे तो 0 + 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -30। ये हुआ मेरा ए इनवर्स। क्लियर बात समझ? ए इनवर्स, ए इनवर्स निकालना आप लोग समझ गए होंगे कि ए इनवर्स कैसे निकलता है। तो सबसे पहले मैंने क्या निकाला कि ए इनवर्स निकाला, और ए इनवर्स निकाल दिया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को भी निकालने में मुझे इसका जरूरत है ही। क्या क्वेश्चन कर रहा है जी? क्वेश्चन कह रहा है कि 2x - 3y + 5z = 11, फिर 3x + 2y - 4z = इसी का क्वेश्चन सॉल्व में -5 और x + y - 2z = -3। अब यहाँ पर जो a होगा, a क्या होगा? 2 -3 5, 3 2 -4, 1 1 -2, x y z। b क्या होगा? 11 -5 -3। ठीक है, 11 -5 -3। आइए अब मुझे x नहीं, तो देख रहा हूं कि a तो वही दिया हुआ वही है, तो मुझे x बराबर क्या? b। तो x बराबर क्या? a इनवर्स b। तो a इनवर्स, ये तो वही है तो इसका इनवर्स भी वही होगा। तो फटाक से लिखिए x y z। a इनवर्स कितना है? a इनवर्स देखिए तो कितना आया था, वो चीज को लिखिए। a इनवर्स को पहले, a इनवर्स कितना आया था जी मेरा? तो a इनवर्स आया था 0 1 -2, फिर 2 -2 9 -23, फिर -1 5 -13, और b कितना आया था? b 11 -5 -3। क्लियर बात समझिए। अब मैं गुना करता हूँ। गुना करने के लिए तो मतलब वो क्वेश्चन ऐसे न देके घुमा दिए कि पहले ए इनवर्स निकालिए। देखिए 3 ऑर्डर का हो गया ना जी, ये इसके बाद ये लिखते, फिर ये लिखते, फिर हम डिटर्मिनेंट ए इनवर्स निकालते। तो ये इनवर्स तो मैं ऑलरेडी पहले निकाल दिया, मैंने पूरा वो स्टेप कर देना है। ठीक है, तो 0 में 11 से गुना कीजिएगा तो 0 होगा, फिर 1 में -5 होगा, फिर -2 में -3 तो +6 होगा, फिर -2 में 11 तो -22 होगा, फिर 9 में -5 तो -45 होगा, फिर -23 में तो +69 होगा, -1 में 11 तो -11 होगा, फिर 5 में -5 तो -25 होगा, फिर -13 में -3 तो +39 होगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ से x y z, तो यहाँ 1 अच्छा 45 भाई 67 होता है 67, तो 69 में से 2 25 36 3 यानी 2, x बराबर 1 y बराबर 2 z बराबर। क्लियर बात है? कोई दिक्कत? चले आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट। आइए अब देखिए लास्ट क्वेश्चन 16 नंबर है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? वर्ड प्रॉब्लम है, और इस टाइप का वर्ड प्रॉब्लम 2 वेरिएबल वाला आप लोग क्लास 10th में बना चुके हैं। कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस इज 60। 4 किलो प्याज का दाम, 3 किलो गेहूं का दाम और 2 किलो चावल का दाम 60 रुपया है। ठीक है, तो मुझे फिर क्या कर रहा है
2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूं, 6 किलो चावल का दाम 90 रुपया। फिर एक सम करो कि 6 किलो प्याज, 2 किलो चावल और 2 किलो गेहूं, 3 किलो चावल का दाम 70 रुपया। तो प्रत्येक आइटम का दाम पर केजी बताइए, लेकिन किस मेथड के द्वारा? मैट्रिक्स मेथड के द्वारा। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ ओनियन, wheat, राइस, ठीक है, एंड राइस पर केजी सब माने विल बी रुपीज X पर केजी, Y पर केजी, ठीक है, एंड Z पर केजी, एक किलो चावल का दाम देगा। अब तब हमारा कहीं क्या, अब आइए एक एक स्टेप उठाइए। पहला उठाइए तो क्या कर रहा है? पहला कर रहा है कॉस्ट ऑफ 4 केजी ओनियन, ये लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ओनियन 3 केजी व्हीट, ठीक है, और 2 केजी राइस इज रुपीज 60। अब बताइए 1 किलो ओनियन का दाम कितना रुपया है? 100 रुपया। तो 4 किलो ओनियन का दाम कितना हो जाएगा? 4x। फिर 1 किलो गेहूं का दाम कितना है? y। तो 3 किलो गेहूं का दाम 3y। उसी तरह 2z बराबर कितना? एक इक्वेशन है, ठीक है। फिर उसी तरह से दूसरा कह रहा है कि 2 किलो प्याज यानी 2x, 4 किलो गेहूं 4y, 6 किलो चावल 6z बराबर कितना? 90। इक्वेशन नंबर 2। फिर एक और इक्वेशन आएगा क्योंकि 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन। द कॉस्ट 6 केजी ओनियन 6x, 2 केजी व्हीट 2y, 3 केजी राइस 3z कितना रुपया? 70। यानी मुझे 3 इक्वेशन आया। और इस 3 इक्वेशन से मैट्रिक्स का मेथड से अभी हम लोगों ने एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाला। जो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल जाएगा तो टोटली रूप से, यानी आपका मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट बोर्ड के लिए पूरे 13 नंबर के लिए खत्म हो चुके हैं। लेकिन एक दिन और मैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पे लूंगा जो कि कल, और फ्राइडे से नया टॉपिक चालू होगा जिसका नाम रहेगा रिलेशन एंड फंक्शन। और एक सप्ताह चलने के बाद माने नेक्स्ट फ्राइडे तक रिलेशन फंक्शन चलाएंगे, फिर सैटरडे संडे को आईटीएफ चलाएंगे, फिर मंडे से फ्राइडे रिलेशन फंक्शन, सैटरडे संडे आईटीएफ, फिर नेक्स्ट मंडे से फ्राइडे रिलेशन फंक्शन, सैटरडे संडे आईटीएफ यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, तो आप लोग याद देंगे रिलेशन फंक्शन और आईटीएफ साथ साथ चलिएगा, पूरा समझ में आएगा। अगर साथ साथ न चलिएगा तो दिक्कत होगा। तो इसको बनाइएगा पूरा एग्जाम्पल एक्सरसाइज। आर.एस. अग्रवाल बनाना मत भूलिए, आर.एस. अग्रवाल भी बनाना मत भूलिए। जिनके पास केसी सिन्हा है वो केसी सिन्हा बनाना ना भूले। कल हम चर्चा करेंगे पूरे डिटर्मिनेंट का। केसी सिन्हा और आर.एस. अग्रवाल से मैं क्वेश्चन देखूंगा कौन, जैसे मैं एक दिन चर्चा भी किया था प्रॉपर्टी पर, इस पर भी केसी सिन्हा का बुक देखूंगा कौन सा हार्ड क्वेश्चन है, कौन सा बताने की जरूरत है। कल मैं पूरा वही क्वेश्चन बात करूंगा। ओके, थैंक यू।